हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे। चलिए तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग जो एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इस सीरीज में आप लोगों को मैं हिंदी यूपीएसआई के हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स को कराऊंगा, यहाँ पे सॉल्व उन्हें समझाऊंगा क्या है कैसे है। तो स्टूडेंट्स सभी लोग लगातार क्लास में बने रहिएगा, इसका हर लेक्चर आप अटेंड कीजिएगा और लाभ उठाइएगा इसका। ठीक है, तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे और देखेंगे क्या रहेगा इसका रेस्पॉन्स। जो भी रहेगा आप देखिएगा यहाँ पे कैसे क्या करना है हमें। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जो मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिएगा ध्यान से, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है यहाँ पे, ये है आपका निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो पहला वाक्य कहता है राधा घर पर नहीं है। राधा घर पर नहीं है। दूसरा कहता है राम पाठशाला बैठा है। राधा घर नहीं है, सॉरी, राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है। आप अवश्य सुने होंगे। और डी ऑप्शन में दे रखा है मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो सभी लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से आंसर लगाइए। जब मैं कराऊं तो उसके बाद आंसर आप मिला लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए फटाफट से, इसका आंसर होगा, यहाँ पे आपसे पूछा गया है शुद्ध वाक्य। और शुद्ध वाक्य अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ये आप लोगों का क्या है यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इस पे ध्यान देंगे तो मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। अब यहाँ पे क्या अशुद्धियां हैं। देखिए राधा घर नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, या तो आप कहोगे राधा घर में नहीं है, राधा घर में नहीं है, या फिर राधा घर पर नहीं है। दूसरा है राम पाठशाला बैठा है, तो यहाँ पे राम पाठशाला में बैठा है। राम पाठशाला में बैठा है। आप अवश्य सुने होंगे, इसको आप क्या करोगे, आपको यहाँ लिखना है कि आपने अवश्य सुना होगा। आपने अवश्य सुना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो आप पाओगे कि ये तीनों के तीनों वाक्य जो हैं ये क्या हैं, अशुद्ध वाक्य हैं। कैसे वाक्य, अशुद्ध वाक्य। और यहाँ पे सही वाक्य कौन सा है, सही वाक्य है आपका मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये आप सबके समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, बूंद अघात सहि गिरे कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। बूंद अघात सहि गिरे कैसे, खलके वचन संत सह जैसे। इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। जल्दी से बताइए, यहाँ पे विभावना है या फिर दृष्टांत है या फिर रूपक है या फिर उपमा है। बताइए कौन सा है इसका आंसर, फटाफट से बताइए क्या है इसका आंसर, क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बता रहा हूँ इसका। देखिए बूंद अघात सहहि गिर कैसे, इसका मतलब है, यहाँ पे अगर इसका अर्थ पे जाए हम लोग, तो बूंदों का आघात पर्वत इस प्रकार से सहते हैं, खल के बजत संत सह जैसे। जिस प्रकार खल, खल मतलब दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति के वचनों को संत सह लेते हैं, जिस प्रकार से दुष्ट व्यक्तियों के वचनों को संत सह लेते हैं, उसी प्रकार से बूंदों के आघात को पर्वत जो हैं वो सह लेते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे पहला वाला जो दिया है ये आपको बताया गया है, और दूसरा वाला दृष्टांत के तौर पे आपको बताया गया है। जैसे कि दुष्टों के वचन संत सह लेते हैं, तो यहाँ पे सीधा सिंपल है कि ये दृष्टांत दिया है इस बात को समझाने के लिए कि बूंद के आघात को पर्वत किस प्रकार सह लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि दृष्टांत दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे होता है आपका दृष्टांत अलंकार। एक दृष्टांत के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे समझाया गया है।
ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं विभावना अलंकार। ये क्या है? विभावना अलंकार जो है, इसमें माध्यम के बिना, किसी भी माध्यम के बिना कोई कार्य होता है तो वो विभावना अलंकार के अंतर्गत आता है। दूसरा है रूपक अलंकार। जब उपमेय में उपमान को आरोपित किया जाता है तो रूपक अलंकार कहलाता है। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार के अंतर्गत जब उपमेय उपमान के समान बताया जाता है, उपमेय उपमान के समान बताया जाता है तो रूपक अलंकार कहलाता है। अब बात आती है कि ये उपमेय और उपमान क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, उपमेय उपमेय यहाँ पर वह शब्द है जिसकी जिसके बारे में कहा गया है। उपमेय वह शब्द है जिसके बारे में कहा गया है, जिसके बारे में कहा गया है। और इसी के साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उपमान, उपमान वह शब्द है जिस वह शब्द है जिसे उपमेय के बारे में कहा गया है, जिसे उपमेय के बारे में कहा गया है, उपमेय के बारे में कहा गया है। उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। रघुकुल रीत, अगला क्वेश्चन है आपका, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपसे ये पूछा गया है। अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास या लाटानुप्रास। जल्दी से बताइए सभी लोग, इसमें कौन सा अलंकार है? जल्दी से फटाफट से आंसर बताइएगा इसका, जो भी आपको यहाँ पे लगता है, जल्दी। बिल्कुल, उम्मीद करता हूं आपने सबने निकाल लिया होगा। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए जब कभी भी अलंकार के क्वेश्चन आए तो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन से क्वेश्चन की तरफ जाना है, क्वेश्चन से कभी भी ऑप्शन की तरफ मत जाना। क्योंकि एक ही, अगर आप क्वेश्चन से ऑप्शन में जाओगे तो एक ही आपके लाइन में आपको कई सारे अलंकार मिल सकते हैं, तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। इसलिए हमेशा अंत्यानुप्रास या ऑप्शन से अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास क्या कहता है? अंत्यानुप्रास अलंकार कहता है जब किसी भी पंक्ति के अंतिम स्वर या व्यंजन दूसरी पंक्ति के अंतिम स्वर या व्यंजन एक समान हो। जब किसी भी पंक्ति के अंतिम स्वर या व्यंजन दूसरी पंक्ति के अंतिम स्वर या व्यंजन के समान हो तो वहां पे अंत्यानुप्रास लगता है। तो आप देखिए ये वाला बिल्कुल फिट बैठ रहा है ना, सेम सेम है, आई ई और यहाँ पे भी ई। तो यहाँ पे जो पहला चांस मिलता है वो अंत्यानुप्रास को। चलिए और देखते हैं श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास कहता है जब किसी पंक्ति में माधुर्य वर्ग, माधुर्य वर्ग, माधुर्य वर्ग क्या कहलाता है? त वर्ग। जब त वर्ग की प्रधानता होगी 90%, कम से कम 80 से 90% त वर्ग के जो भी आपके वर्ण हैं वो ज्यादा इस्तेमाल हो रहे होंगे तो आपका श्रुत्यानुप्रास होता है। अब बात करें वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास कहता है स्टूडेंट्स यदि दो से अधिक वर्ण लगातार आए, दो से अधिक वर्ण लगातार आए तो उस वाक्य में वृत्त्यानुप्रास होता है। इसी प्रकार से लाटानुप्रास कहता है यदि यहाँ पे या तो कोई वाक्य या कोई उपवाक्य सेम सेम आए, बिल्कुल सेम टू सेम वाक्य या उपवाक्य वहां आता है, लेकिन उनका अर्थ जो है वो अलग हो जाए। और अर्थ कैसे अलग होगा? केवल एक कॉमा से, तो वो लाटानुप्रास के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा बना, ना तो श्रुत्यानुप्रास
तवर की प्रधानता इतनी नहीं है। वृत्यानुप्रास 2 से अधिक वर्ण एक बार, जैसे रा है, ठीक है, आ गया यहाँ पे, अब नहीं है, 2 तक है केवल, तो ये भी नहीं लेके। अगर हाँ 3 हो जाता तो एक बार को हम यहाँ पे कह सकते थे। अगर रा, देखो रा लगातार, और अगर तीसरा भी रा आ जाता कहीं पे यहाँ पे, तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे वृत्यानुप्रास भी है, क्योंकि 2 से अधिक होने चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए। अगर 2 होते हैं, अगर 2 होते हैं ना, तो उस समय पे 6 का अनुप्रास हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स सबके समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो ना, तो आप लोग डेली क्लास लेने आइएगा, डेली क्लास लीजिएगा। मैं आपके लिए डेली यहाँ पे क्वेश्चन डाला करूंगा। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। अब भाई हम तो एक चीज जानते हैं कि क्रिया का जो मूल रूप होता है, इसको कहा जाता है धातु। ये ज्यादा समझाने की बात नहीं है, ये नॉर्मली एक परिभाषा है, धातुओं की परिभाषा है। धातु जो है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो अब आप देखिए, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो अभी आप लोग अगर इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं कि अमीर खुसरो जो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो अमीर खुसरो गजल के लिए हैं, पहेलियां भी हैं, खालिक बारी भी हैं, यहाँ पे एक मुकरिया भी है। अमीर खुसरो जो है मुकरिया के लिए भी फेमस हैं। ठीक है, मुकरिया के लिए भी फेमस हैं। अमीर खुसरो दो सुखने के लिए भी फेमस हैं, दो सुखने के लिए भी फेमस हैं। लेकिन फेमस किसके लिए नहीं, किस चीज के लिए प्रसिद्ध नहीं है? वो जो है वो गीतों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? गीतों के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गीत। क्लियर है ना? आपका आंसर क्या हो जाएगा? गीत आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? परिंदे कहानी निम्न में से किस कथाकार की है? तो आपको यहाँ पे बताना है भीष्म साहनी, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा या प्रेमचंद, उनमें से किसकी है? जल्दी से आंसर बताइए सभी लोग, बताइए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, परिंदे जो है वो किसकी है? निर्मल वर्मा जी की। परिंदे जो है वो निर्मल वर्मा जी की कृति है। भीष्म साहनी की अगर बात करें तो ये है खून का रिश्ता, खून का रिश्ता, और एक है चीफ की दावत, चीफ की दावत। ये आपके किसके? भीष्म साहनी की कृतियां हैं। ठीक है, और अगर आप जाते हैं मुक्तिबोध, तो मुक्तिबोध की है काठ का सपना, काठ का सपना। अगला कहलाता है सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी। ये आपके मुक्तिबोध की हैं। अब रह गए प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी के लिए अगर बात करें तो पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, एक है आपकी सौत। ये किसकी है? ये आपके यहाँ पे प्रेमचंद जी की है। तो आपका परिंदे कहानी का जो आंसर आएगा वो कौन सा रहेगा? आपका आंसर, आपका आंसर रहेगा निर्मल वर्मा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। देव पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो आपको बता दें हम लोग यहाँ पे कि मिलजुल मन जो है इसको 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार वहां पे दिया गया था। ठीक है, क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए ये गद्यांश आ गया है आपका, यहाँ पे गद्यांश पढ़िए आप। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, निम्न गद्यांश के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति
विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति सत्यम शिवम सुंदरम के स्वर्णिम सिद्धांत को अपना ध्येय मानकर विश्व में सदैव अहिंसा, शांति और विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रचार करती रही है। भारतीय संस्कृति के विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने तथा उसके सफल रहने का रहस्य उसकी अपनी विशेषताएं हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अपनी विशेषताएं हैं, जिनमें प्रमुख हैं उसकी प्राचीनता, पृथकता, निरंतरता, आध्यात्मिकता, धर्म प्रधानता और सहिष्णुता और समन्वयता। ठीक है, पूरा हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब क्वेश्चन पे आएंगे। प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है? भारतीय संस्कृति का मूल्यांकन, भारतीय संस्कृति का प्रचार, भारतीय संस्कृति की विशेषता और भारतीय संस्कृति की परंपरा। जल्दी से आंसर बताइए इसका, क्या आंसर रहेगा? सभी लोग फटाफट से आंसर दीजिए यहाँ पे इसका। चलिए, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया होगा कमेंट बॉक्स में। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर है भारतीय संस्कृति की विशेषता। चूंकि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पे, यहाँ क्या दिया है? भारतीय विशेषताएं, अपनी विशेषता। इसका मतलब यहाँ पे जो दिया है बार बार भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति ये चल रहा है। इधर देखिए फिर भी यहाँ पे भारतीय संस्कृति 3 बार आ गया, तो इसका मतलब भारतीय संस्कृति के बारे में कहा गया है, लेकिन क्या कहा गया है? उसकी अपनी विशेषताएं हैं, थे विशेषताओं के बारे में। तो क्या आ गया आपका आंसर? भारतीय संस्कृति की विशेषता। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन वहां पे आते हैं जिस तरीके से ये है, तो वहां पे इसी तरीके से आपको वहां पे प्रश्न का उत्तर छांटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभी आपको बताना है प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा शब्द विषम का विलोम शब्द है? विषम का विलोम। अब विषम कहाँ है? यहाँ पे देखिए, विषम पढ़िए। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ये पूरा देखिए यहाँ पे, यहाँ भारतीय संस्कृति विषम परिस्थितियों। अब हम लोग इतना तो जानते ही हैं बच्चों कि विषम का जो विलोम होता है, विषम परिस्थिति, इसका विलोम जो होता है वो क्या होता है? सम। विषम का विलोम क्या होता है? सम होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सम। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ आप सबके समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? सदैव का विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा इसमें। तो सबसे पहले देखिए सदैव व प्लस व, सदा प्लस एव, सद प्लस एव, सदा प्लस एव। जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या है, फटाफट से। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है सदा प्लस एव। सदा प्लस एव, इसका क्या आंसर है? सदा प्लस एव। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं जब अ और आ, और आ के बाद में ए, आई, ओ, औ, अगर ये आता है तो यहां पर मिलकर ये मिलके हो जाते हैं आई, और ये मिलके जो है हो जाते हैं औ। ये यहाँ पे, और आप जानते भी होंगे कि ये जो है परिभाषा किसकी है? वृद्धि संधि की। ये परिभाषा किसकी है? वृद्धि संधि की परिभाषा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंतर्गत कभी आपसे, अभी तो चलो आपसे ये पूछ लिया गया है यहाँ पे कि इसका संधि विच्छेद क्या है, लेकिन अगर ये पूछा जाए आपसे कि सदैव में कौन सी संधि पाई जाती है, तो आप वहां पे आंसर क्या दीजिएगा? वृद्धि संधि आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिएगा इसका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी के लिए ये 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको ध्यान से पढ़िए।
और फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार हो जाइए। प्लेलिस्ट में अगला पार्ट, इसके आगे का पार्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।